जैसा कि हमने अभी पहले ही वेटेज ऑफ दिस चैप्टर देख लिया और कितनी तरह की एसेट्स होती है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 कंपनियां हैं, कंपनी ए, बी, सी एंड डी। कंपनी ए जो है वो 20 साल पहले शुरू हुई है, कंपनी बी जो है वो 10 साल पहले शुरू हुई है और कंपनी सी जो है वो 5 साल पहले शुरू हुई है और जो कंपनी डी है वो अभी अभी शुरू हुई है। अगर हम इनका प्रॉफिट देखें तो ए कंपनी जो है वो 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमा रही है, बी जो है वो 1.5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमा रही है और सी जो है वो 50,000 रुपीज़ कमा रही है प्रॉफिट और डी जो है वो 25,000 रुपीज़ कमा रही है। अब एक जो डीलर है, एक बड़ी सी कंपनी है, वो इनमें से किसी भी एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का बिज़नेस जो है वो ख़रीदना चाहती है। वो इन चारों के पास में जाती है, इनके बिज़नेस के सारे कंडीशंस को स्टडी करती है। उसके बाद में आप सोचो कि इनमें से उन्होंने कौन सी कंपनी स्टार्ट की होगी। येस, दे हैव सिलेक्टेड द कंपनी ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो सिर्फ प्रॉफिट देख के ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कंपनी ए सिलेक्ट की है, लेकिन ऐसे कौन सी और चीज़ें भी हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी ए को सिलेक्ट किया होगा। हम यही चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने जो कंपनी ए को सिलेक्ट किया होगा उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा कि उस बिज़नेस एंटरप्राइजेस की रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही अच्छी होगी। अच्छी होने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो 20 साल से एस्टैब्लिश्ड है, वो सबसे पुरानी जो है कंपनी है, इसीलिए। पहला अगर हम देखें तो ओल्डर है। जितनी पुरानी कंपनी होती है उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों होता है? तो उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनकी मार्केट में रेपुटेशन ज़्यादा होती है। अब उनकी मार्केट में रेपुटेशन ज़्यादा होती है तो उनके पास में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इनका जो रिलेशन है कस्टमर्स के साथ में, रिलेशन जो है कस्टमर्स के साथ में वो बहुत ही स्मूथ होता है और इनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, कस्टमर्स की कोई भी प्रॉब्लम्स को वो क्या करते हैं, इजीली सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा इनका जो बिज़नेस है, कंपनी ए का जो बिज़नेस है वो सेंट्रली लोकेटेड है। अब ये सेंट्रली लोकेटेड का मतलब क्या हुआ? ये कंपनी एक ऐसी जगह पे स्टार्ट की हुई है, ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत ही हेवी ट्रैफिक होता है, जहाँ पे बहुत ही कस्टमर्स आने के चांसेस होते हैं, जो कोई भी एरिया के सेंटर में इस्टेब्लिश की गई है। और इनके पास में इसके अलावा भी हम पॉइंट्स देखते हैं। इसके अलावा ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। इनका प्रॉफिट अर्निंग क्या है? बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होने के चांसेस हमने पहले ही पढ़ लिए, पुरानी है, इनका रेपुटेशन अच्छा है, इनके पास कस्टमर्स ज़्यादा हैं, तो बट ऑब्वियस इनका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो इनके पास में बहुत ही काफ़ी एफिशिएंट एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, जो बहुत ही एफिशिएंटली और काम करते हैं, जिसकी वजह से भी इनका प्रॉफिट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आपने ये देख लिया होगा। अब जब वो उनके पास में जाते हैं कि हमें आपकी कंपनी ख़रीदनी है, वो डीलर जब उनके पास जाता है तो वो उनको ऑफ़र करता है, इस कंपनी को ऑफ़र करता है कि हम आपका बिज़नेस जो है वो 1 करोड़ में ख़रीदेंगे। अब ए जो है वो इस बात से डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि मैं मेरा बिज़नेस जो है वो 1 करोड़ में नहीं बेचूंगा। अब उसका क्या रीज़न हो सकता है? वो कहता है कि मैं मेरा बिज़नेस जो है वो 1.2 करोड़ रुपीज़ में बेचूंगा। डैट मीन्स वो 20 लाख रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है। वो ये एक्स्ट्रा क्यों डिमांड कर रहा है? क्योंकि ये जो 20 लाख रुपीज़ हैं वो उसके रेपुटेशंस के हैं। अगर ये कंपनी, ये डीलर वहाँ पर जाकर अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करता है तो उसे भी वैसा ही प्रॉफिट हो सकता है, उसके पास भी वैसे ही कस्टमर आ सकते हैं जैसे कि पहले वाले कंपनी ए के पास में थे। ठीक है, ये जो उसने एक्स्ट्रा 20 लाख रुपीज़ डिमांड किए हैं वो अपनी रेपुटेशन के, यानी कि उसने गुडविल के डिमांड किए हैं।
Clear? So basically, goodwill is an intangible asset which shows the reputation of a business enterprises in the market, and for that reputations they are getting the monetary considerations whenever they sold their business. So now we will discuss about the meaning of goodwill according to your textbook. Now you can easily understand the meaning of goodwill by seeing that example. So now we will discuss the meaning of goodwill. Goodwill is an intangible asset. As we have already studied about the intangible assets, what is the meaning of intangible assets? Intangible assets are those assets which cannot be seen. But when you sold your business, you get some monetary consideration, you get some value in return, then it is known as a goodwill. Okay. Next, one important question is asked in the board exam, and that is related with the meaning of a goodwill, or that is asked as a what is the goodwill. So we will understand the simple words. In the simple words we will understand the meaning of goodwill. So goodwill is an intangible asset which shows the reputation of a firm in the market. As we have already discussed with the example that goodwill is an intangible asset, that means you cannot see the goodwill, but when you sold it you will get some monetary consideration in return, and that monetary consideration in return you get for what? Your reputation. Next meaning is the goodwill is the value of the reputation of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit. Now you will you have the question in the mind that what is the expected profit? So expected profit is the profit which every business enterprise or any business man or any partner is expected to earn in any accounting period. ठीक है. सो गुडविल का मतलब क्या होगा? सो गुडविल का मतलब यही होगा कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, और ये इंटेंजिबल एसेट जो है उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होती है जब हम उसको बेचते हैं तो. ठीक है. और ये जो मार्केट वैल्यू होती है वो किसकी होती है? हमारी प्रेस्टीज की, हमारी रेपुटेशन की. ठीक है. और जैसे कि अब ये किस पे डिपेंड करता है? गुडविल हमेशा डिपेंड करता है आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे. किस पे अर्निंग डिपेंड करता है? आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे. जो फर्म जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उसकी गुडविल भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो फर्म लॉसेस कर रही होगी या सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी उसकी गुडविल देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है. सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर मैं आपको समझाऊं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो ऐसा लगता है कि वो इतना प्रॉफिट तो अर्न कर ही लेंगे, उस प्रॉफिट को बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतना प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो उस प्रॉफिट से ज़्यादा या उतना प्रॉफिट अगर आपको अर्न होता है आपके रेपुटेशंस के लिए, सो उसको हम बोलेंगे गुडविल. क्लियर? अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? A firm has a goodwill which has the capacity to earn more profit than a common firm, and it is due to its own reputation, specific stable customers and other reasons. अब हम किस फर्म को ऐसा बोलेंगे कि उसके पास गुडविल है या गुडविल नहीं है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन है या मार्केट में रेपुटेशन नहीं है? ऐसा हम किस फैक्टर्स को ध्यान में रख कर बोलेंगे? तो सबसे पहले तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन होनी चाहिए, उसके पास में स्पेसिफिक एंड स्टेबल कस्टमर्स होने चाहिए, जैसे कि हमने उस एग्जांपल में देखा था कि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपके पास में ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा के साथ साथ में वो स्टेबल भी होने चाहिए, यानी कि वो परचेजिंग आपके पास में ही करने आने चाहिए, किसी और के पास में नहीं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो फैक्टर है डेट इज़ ऑफ अदर रीजंस में मैंने आपको डिस्कस कर लिया. लोकेशन हो सकता है, नंबर ऑफ़ द ईयर्स हो सकते हैं, एफिशिएंसी हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है. अब हम अगर देखने जाएं तो ये सब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, तो मैंने आपको एग्जांपल में जो समझाया था कि अगर आपके पास में ज़्यादा कस्टमर्स हैं तो आपकी गुडविल ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके कस्टमर्स के साथ में स्मूथ एंड लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड है, तो कस्टमर्स आपके पास में परचेजिंग करने के लिए आते हैं,
आपके रेपुटेशंस की वजह से। दूसरा, अगर हम देखें तो आपका जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ है, अगर वो सेंट्रली लोकेटेड है या ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ पे हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है, तो आपके बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ की रेपुटेशन ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आपके वहाँ पर परचेसिंग के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो अगर आपके पास में बहुत ही एफिशिएंट और स्किल्ड वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ है जो आपके बिज़नेस एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करके देते हैं, तो ऐसी जो बिज़नेस एंटरप्राइजेस हैं उनकी भी गुडविल क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम देखें नंबर ऑफ़ ईयर्स को ध्यान में रखें, तो अगर आपकी फर्म जितनी पुरानी होगी उसकी रेपुटेशन उतनी ज़्यादा होगी, वो उसका चांसेस प्रॉफिट अर्न करने का उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर्स उनको जानते होंगे। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके बिज़नेस एंटरप्राइज में गुडविल है या गुडविल नहीं है। आप जब आपके बिज़नेस को सोल्ड करोगे तो आपको गुडविल की, रेपुटेशन की जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्लियर? सो अब आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में पूछे जाते हैं, हम उसकी भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक व्हाट इज़ द गुडविल आपको पूछा जाता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इतना ही बोलूँगी। अगर आपको गुडविल का मीनिंग पूछा जाता है तो आपको 2 वर्ड याद रखना है, एक इंटेंजिबल एसेट्स याद रखना है और दूसरा आपको रेपुटेशन ऑफ द फर्म वर्ड याद रखना है। सो आप इजीली उसकी डेफिनेशन फिर बना पाओगे कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स विच शोज़ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द मार्केट। ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये सिंपल डेफिनेशंस भी अगर आप लिख के आते हो तो डैट इज़ वैलिड एंड डैट इज़ गिवन यू द 1 मार्क। नेक्स्ट जो पूछा जाता है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द एसेट गुडविल इज़। आपको पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ द एसेट गुडविल इज़। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विच टाइप ऑफ द एसेट गुडविल इज़। सो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द डेफिनेशन। ठीक है, फिर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन द गुडविल, ऐसा आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, गुडविल इज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ व्हाट। सो जैसा कि हमें पता है कि गुडविल किसकी वैल्यू होती है, तो रेपुटेशन की वैल्यू होती है। उसका एक अदर वर्ड आपको दिया हो सकता है, प्रेस्टीज की वैल्यू होती है। ठीक है, सो प्रेस्टीज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस या बिजनेस फर्म। सो ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, प्रेस्टीज या तो रेपुटेशन। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डैट इज़ कि कौन से बिज़नेस के अंदर गुडविल नहीं होती है, इन विच काइंड ऑफ द बिजनेस गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके अंदर गुडविल नहीं होती है। तो गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बिजनेस विच कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर द लॉसेस। जो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं उनके बिज़नेस में गुडविल देखने को नहीं मिलती है, या ऐसी बिज़नेस एंटरप्राइजेस जो कंटिन्यूसली लॉसेस में जाती है, ऐसी बिज़नेस एंटरप्राइजेस में भी आपको गुडविल देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुडविल किस पे डिपेंड करती है, किस एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है, या उसका बेस क्या होता है। तो उसका बेस मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया, उसका बेस सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। क्या होता है उसका बेस, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, सो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में और 1 लाइन में। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। क्या पूछेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन कि गुडविल किस तरह की एसेट है। तो किस तरह की एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल जो है वो किसकी फाइनेंशियल वैल्यू है, तो आपकी रेपुटेशन की फाइनेंशियल वैल्यू है या तो आपकी प्रेस्टीज की फाइनेंशियल वैल्यू है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ गुडविल और व्हाट इज़ द एस्पेक्ट ऑन विच द गुडविल इज़ डिपेंडेड। किस पे गुडविल डिपेंड करती है या गुडविल का बेस क्या है। तो गुडविल का बेस क्या होता है, हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, हमेशा प्रॉफिट के बेसिस पे, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे हम लोग गुडविल हमेशा कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको पूछा जाएगा डैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ गुडविल। मीनिंग ऑफ गुडविल में आपको क्या पूछेंगे, तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल या गिव द मीनिंग ऑफ अ गुडविल, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, इंटेंजिबल एसेट्स एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि गुडविल जो है वो हमारी एसेट है, तो एसेट को हमें हमेशा कहीं ना कहीं शो करना पड़ता है। तो हम लोगों को पता है, हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में एनुअल अकाउंट्स पढ़े थे। ठीक है, सो उसमें हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था।
हम कोई भी लायबिलिटीज़ को और एसेट्स को हम हमारी बैलेंस शीट में शो करते हैं, वैसे ही गुडविल भी हमारी एसेट है, तो उसको भी हम कहाँ पे शो करेंगे, तो उसको भी हम शो कहाँ पे करेंगे, हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब बैलेंस शीट में भी हम लोग कहाँ पर शो करेंगे वो ज़रूरी है। सो बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है लायबिलिटीज़ और दूसरी साइड होती है एसेट। तो एसेट साइड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे एक हेडिंग होता है नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स में हमने फिर क्लासिफाइड करके देखा हुआ है टेंजिबल, इनटेंजिबल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी इनटेंजिबल एसेट्स और उसके नीचे आप शो करोगे गुडविल को। सो ये भी आपको एक और सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में ही बोर्ड में पूछा गया है। तो आपको अगर पूछा जाए कि अंडर विच हेड गुडविल इज़ शोन इन द बैलेंस शीट, तो कौन से हेड में दिखाना है, तो हेड में हम नॉन करंट एसेट्स के अंडर, इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर हम एक गुडविल को शो करते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस में देखना चाहें तो गुडविल इज़ शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, आई हैव ऑलरेडी मैंशन दैट, अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट एज इंटेंजिबल एसेट्स। तो हम नॉन करंट एसेट्स के नीचे एक हेडिंग आएगी इंटेंजिबल एसेट्स की और उस हेडिंग के नीचे हम शो करेंगे गुडविल को, ठीक है। सो यहाँ तक था, एक ये कॉन्सेप्ट था गुडविल का जो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आपको मेरे नंबर्स पे आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस, आई विल मेंशन दैट। अब हम पढ़ेंगे कि कितने तरह की मेथड्स होती हैं गुडविल को कैलकुलेट करने की, ठीक है। हमें गुडविल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस में, तो उसकी कितने मेथड्स हैं, तो उसकी 4 मेथड्स हैं जिसके सम्स आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सम्स। 4 मेथड कौन सी हैं? फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब ये भी आपको वन लाइनर में पूछ सकते हैं कि स्टेट और मेंशन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द गुडविल। सो ये 4 मेथड जो है वो आपको एग्ज़ाम्स में लिख कर आनी है और आज उसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आज हम सिर्फ स्टेप्स और उसके फॉर्मूलाज जो हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम देखें 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। अब ये 3 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ अ टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको डिफरेंट ईयर्स दिए होंगे, वो ईयर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं और आपको प्रॉफिट या लॉस दिया होगा। अब एक चीज़ याद रखने की, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि अगर प्रॉफिट है तो उसको हम प्लस करते हैं और लॉस है तो उससे हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नोट आपको दिया है, द ईयर इन विच देयर इज़ अ प्रॉफिट दैट अमाउंट विल बी एडिड। तो जब प्रॉफिट होगा तो हम उसको ऐड करेंगे और जब लॉस होगा तो हम उसको डिडक्ट करेंगे। और अगर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको एक चीज़ करनी है कि जब भी आपको लॉस हो तो उस अमाउंट को आप हमेशा ब्रैकेट में लिख दो। अगर आप ब्रैकेट में लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उस अमाउंट को क्या करना है, डिडक्ट करना है। चलो नेक्स्ट स्टेप सेकंड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी हमारे टोटल प्रॉफिट हुआ, ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा यहाँ पे जो टोटल आएगा उसको हम नंबर ऑफ़ ईयर्स, दैट मीन्स 1 2 3 4 जितने ईयर्स दिए होंगे उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी हमें प्रॉफिट या लॉस दिया होगा उसको हम टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद में जितने भी नंबर ऑफ़ द ईयर्स होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टेप 3 जो हम फॉलो करेंगे वो है अमाउंट फाइंड करना गुडविल की। बहुत ही ईजी है और हमेशा आपको बोर्ड में इसी तरह से स्टेप दिखा के सम को कैलकुलेट करना है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फर्स्ट स्टेप अगर राइट है तो यू गेट 1 मार्क्स, सेकेंड स्टेप राइट है यू गेट 1 मार्क्स, लास्ट अगर आपका है दैट इज़ यू आर गेन 2 मार्क्स, ठीक है। इन एवरी स्टेप यू गेट 1 मार्क्स, दैट्स वाई यू हैव ऑलवेज फॉलो दिस स्टेप्स। तो आपको हमेशा ये स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी सम जो है वो स्टेप वाइज आपको करने हैं। मैं आपके साथ में बोर्ड पेपर चेकिंग का जो मार्किंग सिस्टम होता है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी इस चैप्टर के बाद में, तब आपको ये एकदम क्लियर समझ में आएगा कि मैम ने स्टेप वाइज क्यों हमें पढ़ाया था, ठीक है।
सो स्टेप 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल को फाइंड करना है, तो हमने फाइंड किया है एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज आपको सम्स में दिया होता है कि कितने ईयर्स के लिए आप गुडविल को परचेस कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो बिजनेस में। तो उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको किसकी अमाउंट मिल जाएगी, गुडविल की। सो 3 बेसिक स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप्स है, चलो रिकैप कर लेते हैं वन टाइम। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस दिया होगा उसको प्लस माइनस करके हम फाइंड कर लेंगे, और जितना भी नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे उससे अगर हम उसको टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप डेट इज़ ऑफ अ गुडविल। गुडविल हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका बहुत ही इजी फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट प्लस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो आपको ऑलरेडी सम्स में मेंशन करके दिए होते हैं। आपको यहाँ पे ये वाले ईयर्स नहीं लेने हैं, ठीक है, ये वाले ईयर्स लेके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको जितने ईयर्स मेंशन किए हों उतने ही ईयर्स आपको अगर यहाँ पे बोला हो लेने के लिए, तब आप ले सकते हैं। लेकिन कई बार ये ईयर्स और ये ईयर जो है वो डिफरेंट होता है सब में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की। ओके, सो टुडे हमारा यहाँ पे सेशंस ख़त्म होता है। आई होप आप सब ये सारी चीज़ों को लिखेंगे अपनी नोटबुक में और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। और ये जितने भी फार्मूलाज हैं, ये 2 फार्मूला आप लर्न करेंगे ताकि कल जब हम सम करें तो आपको अच्छे से वो सम समझ में आ सके, ठीक है। और ये ही आज आपका होमवर्क है इस सेशन का। सो टेक केयर, गुड बाय।